हाँ जी, तो आज हम फटाफट रिवाइज करके देंगे आपको आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मेरी बात ध्यान से सुनना, फटाफट पूरा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है वो समझ लेते हैं। जनरली क्या होता है, जो सप्लायर होता है रेसिपिएंट को कोई भी सर्विस देता है, कोई भी गुड सप्लाई करता है, तो रेसिपिएंट उस सर्विस का, वो गुड्स का पैसा प्लस जीएसटी सप्लायर को दे देता है और सप्लायर जाके गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। दिस इज अ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ज, एफसीएम। फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज यही होता है कि सप्लायर ने रेसिपिएंट को सर्विस दिया, गुड्स बेचा, रेसिपिएंट पूरा पैसा प्लस जीएसटी सप्लायर को दे देगा और सप्लायर जाके फिर गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट कर देगा। ये होता है नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। आरसीएम में क्या होता है, जो सप्लायर होता है वो रेसिपिएंट को सर्विस या फिर गुड सप्लाई तो करता है, लेकिन अब रेसिपिएंट को जो पेमेंट करना होता है सप्लायर को, वो केवल वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर वैल्यू ऑफ सर्विसेज का ही करता है। मतलब जो गुड्स का वैल्यू रहता है, प्राइस रहता है, उसी का पेमेंट सप्लायर को मिलता है। लेकिन जो जीएसटी का पेमेंट है, रेसिपिएंट खुद जाके जो है गवर्नमेंट को पैसा पे करता है। बहुत सिंपल है, इसका टेक्निकल भाषा, फिजिक्स वाली भाषा में नाम रख दिया है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल है, रेसिपिएंट जाके खुद जीएसटी का पेमेंट सरकार को कर रहा होता है। मतलब जो सप्लायर सारी चीजें कर रहा होता, जैसे जीएसटी नंबर लेना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना और टैक्स का पेमेंट करना, जीएसटी का पेमेंट करना, वैसे अब जो ये रेसिपिएंट है इसको सब कुछ सारी चीजें करनी पड़ेगी एज इफ ही इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। आरसीएम की बातें समझना बहुत सिंपल है, बस कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात बेटा, आरसीएम अपने लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो आपके सिलेबस में है, वो केवल और केवल सर्विसेज वाले ट्रांजैक्शंस पर लगता है, गुड्स वाले ट्रांजैक्शंस पर नहीं लगता। मतलब गुड्स वाले ट्रांजैक्शंस पर है बट अपने सिलेबस पर नहीं है, तो अपन केवल सर्विसेज वाले ट्रांजैक्शंस देखेंगे जो नोटिफाई किए हुए गवर्नमेंट में, जिस पे रेसिपिएंट उन सर्विसेज पर जो जीएसटी आ रहा है रेसिपिएंट खुद जाके सरकार को जमा करवा रहा है, वो वाले सारे केसेस देखने होंगे। ठीक है सर, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यार ये पर्टिकुलर सर्विस जो है आरसीएम में आ रही है, उसका ये मतलब है कि अगर ये पर्टिकुलर सप्लायर और इस पर्टिकुलर रेसिपिएंट को दे रहा होगा, मतलब ये सर्विस, ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ सप्लायर, ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेसिपिएंट को दे रहा होगा, तो आरसीएम लगता है। और अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ, जैसे सर्विस अगर चेंज हो गई, या फिर सप्लायर की कैटेगरी अगर चेंज हो गई, या फिर रेसिपिएंट की कैटेगरी से उसमें से अगर चेंज हो गई, तो क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। मतलब ये हुआ तो आरसीएम, और अगर इनमें से अगर कुछ भी चेंज हुआ तो क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। सर अगर कोई चीज एग्जम्प्ट हो रही होगी जीएसटी में, जो कि एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में वैसे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, लेकिन अगर कोई चीज इस चैप्टर में मैंने आपको बतानी है कि यार ये पर्टिकुलर सर्विस एग्जम्प्ट है, तो वापस मैं वो अलग से बोलूंगा। इसका क्या मतलब है, ये हुआ तो आरसीएम होगा, वापस मैं कहूंगा ये हुआ तो एग्जम्प्ट होगा। अगर दोनों चीजों में नहीं आ रही तो क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। भाई सिंपल सी बात ये है, अपन एक एक एंट्री डिस्कस करेंगे तो और आपको समझ में आने लगेगी। जैसे सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड किया। सर ध्यान सुनिएगा, क्या चीज की है, ट्रांसपोर्ट किसका किया है, गुड्स का किया है। मतलब यहां पर गुड्स की बात कर रहे हैं अपन, पैसेंजर्स की बात नहीं कर रहे, केवल गुड्स जो कि मूवेबल आइटम्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। गुड्स, और किससे किया, रोड से किया। मतलब अगर ट्रेन से किया होता, हवा से किया होता, जहाज से किया होता, तो अपन बात नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है सर, ये पर्टिकुलर सर्विस सर किसने किया हुआ, जीटीए ने। सर जीटीए कौन होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। वो इंसान होता है, वो एजेंसी होती है जो कि गुड्स की डिलीवरी करती है और एक कंसाइनमेंट नोट बिल्टी जिसको हम बोलते हैं वो इशू करती है, ये होता है जीटीए। ठीक है सर, मतलब ये वाली सर्विस अगर जीटीए दे रहा है, किसको दे रहा है, सुनना, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, या अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, केवल एक फैक्ट्री है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है, एलएलपी जिसको हम बोलेंगे, एओपी है, सीटीपी है, अगर ये 8 लोग अगर टैक्सेबल टेरिटरी में हैं, तो इन लोगों को एज अ रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा, और ये कंपलसरी इन लोगों को करना ही करना पड़ेगा, ये अगर सर्विसेज वाली बातें आई तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर अगर मान लो ये रजिस्टर्ड पर्सन को देता तो ठीक है, ये जीएसटी पे कर देता आरसीएम में, वो तो बात सही है। लेकिन अगर ये मान लो फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट,
LLP, AOP, CTP, अगर मान लो इनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, सर जीएसटी नंबर क्यों नहीं होता? हो सकता है इन फैक्ट्री, सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख तक होता। अभी इनका अगर टर्नओवर पार नहीं होता तो इन्हें जीएसटी नंबर नहीं लिया होगा। लेकिन सर अगर मान लो ये वाली सर्विस अगर ये लोग लेते हैं, इनका भले ही जीएसटी नंबर नहीं है, तो इन लोगों को सरकार बोलती है जा जीएसटी नंबर ले, बिकॉज तूने जीटीएस से सर्विसेज लिया हुआ है और अपना जो है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर जीएसटी पे कर। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। दूसरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर इन लोगों में ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इस कैटेगरी में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की कोई अंडरटेकिंग होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती जिसने केवल जीएसटी में नंबर इसलिए ले रखा है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन केवल इसलिए है कि वो टीडीएस डिडक्ट कर पाए, टीडीएस अपन पढ़ेंगे जीएसटी में, टीडीएस डिडक्ट कर पाए, तो सर उस केस में भले वो रजिस्टर्ड पर्सन वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, सर उसको तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है। क्या बोला मैंने? ये सर्विस एग्जम्प्ट है, मतलब उसको तो जीएसटी पे ही नहीं करना, ना फॉरवर्ड चार्ज ना आरसीएम। बात समझ में आ रही क्या? अब तीसरी चीज, सर अगर मान लो ये जो जीटी है, अगर ये फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन चाहे तो क्या ले सकता है? कि हाँ सर ये फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी ले सकता है, पहली बात। लेकिन अगर इसको फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो सर सबसे पहले तो इसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा सर इसको बताना पड़ेगा अपनी इनवॉइस पर कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहता हूँ। डिफॉल्ट ये माना जाता है कि अगर जीटीए से ये वाली सर्विस मिलती है तो इसको हम आरसीएम में कैटेगराइज करते हैं। चौथी बात, अगर मान लो इन कैटेगरी के लोगों को अगर सर्विस नहीं दे रहा है जीटीए, सर इन लोगों के अलावा कौन लोग हो सकते हैं? सर आपके जैसे, मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिसका फॉर एग्जांपल जीएसटी नंबर नहीं है। तो अगर मान लो जीटीए इन लोगों को अगर सर्विस नहीं दे रहा है, कैसे ऐसे पर्सन को दे रहा है जो इन 8 लोगों में नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल अदर देन, जैसे कोई इंडिविजुअल जो चाह रहा है कि यार मेरा घर का सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटक दे जीटीए, तो सर उस केस में उस इंडिविजुअल पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, ना तो फॉरवर्ड चार्ज ना ही आरसीएम। सर इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं एक फटाफट अपने चार्ट से। सर सुनिएगा ध्यान से, अगर जीटीए सर्विस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस अगर होती है तो इसके दो ऑप्शन है। सर सबसे पहला जीटीए बोल सकता है मैं तो फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा, तो सर अगर फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहता है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का बोलेंगे अपन किसको, जीटीए को। दूसरा बोलेंगे कि भाई तू कौन से इसमें पे करना चाहता है, बिकॉज दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अपने जीटीए के पास। या तो वो 12% वाला ऑप्शन ले सकता है जीटीए, या 12% जीएसटी कलेक्ट करेगा आउटवर्ड सप्लाई पर। लेकिन अगर उसने 12% कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो सर उसको आईटीसी भी मिल जाता है, जो भी उसकी इनपुट सर्विसेज रहती हैं, इनपुट गुड्स होते हैं, इनपुट क्रेडिट जो रहती है उसको मिल जाती है। लेकिन अगर जो हमारा जीटीए वो बोल रहा आउटपुट सप्लाई पर तो केवल मैं 5% ही कलेक्ट करूंगा, तो भैया 5% कलेक्ट करेगा तो फिर तेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी, डायरेक्टली 5% पे कर देना। ठीक है सर। इस केस में जीटीए को सर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी और उस पर लिखना पड़ेगा कि भाई साहब मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहता हूं। और एक जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो कि नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट में नहीं आता, जैसे आपके जैसे मेरे जैसे इंडिविजुअल, अच्छा अगर किसी अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री को प्रोवाइड कर रहा होता, तो अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री मतलब जो जीएसटी में तो अनरजिस्टर्ड है लेकिन है एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री, सर उस रजिस्टर्ड फैक्ट्री को करता तो फिर एग्जम्प्ट नहीं है, फिर सर उस केस में तो जीएसटी लगता। अगर फॉरवर्ड चार्ज में होता जीटीए तो सर उसको तो लगता। लेकिन अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है तो भले ही जीटीए बोल रहा है मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहता हूं, सर उस केस में अदर देन नोटिफाइड पर्सन अगर कोई आ जाए तो सर उस केस में ये सर्विस एग्जम्प्ट हो जाती है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है सर, जीटीए बोले कि नहीं भाई मेरे को तो ना झंझट लेनी ही नहीं, जो रेसिपिएंट है वो देखे अपना और मुझे नहीं पता, तो भैया अगर ये वाला ऑप्शन जीटीए ने लिया कि भैया आरसीएम में रेसिपिएंट ही पे करेगा, तो अपने को क्या देखना है, हाँ भैया 5% पर आरसीएम पे होगा। फिर इसमें ऑप्शन नहीं है 12% 5% वाला, यहाँ पर आरसीएम में केवल 5% ही है। तो सर 5% वाला ऑप्शन आता है तो अपन देखेंगे कि क्या जीटीए सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, मतलब जिसका ऑलरेडी एज अ रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में। अगर ऐसा है तो हमको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है भाई, रजिस्टर्ड पर्सन को चुपचाप टैक्स पे करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पर्सन एज अ रेसिपिएंट, बिकॉज आरसीएम लग गया उस पर। लेकिन अगर मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने केवल सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए नंबर ले रखा है, तो सर उस केस में ये पूरी सर्विस क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर जीटीए सर्विस दे रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो सर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा होगा तो अपने को देखना पड़ेगा कि क्या वो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट में आ रहा है। क्या नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट में आना मतलब क्या वो रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी है, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो सर उस केस में अगर नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट में आ रहा होगा तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उन लोगों को, रेसिपिएंट को, और आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ निकलता है रेसिपिएंट, तो भैया इस केस में क्या होगा, सर्विस पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी। बोलो हाँ हाँ हाँ।
अब आ जाइए सर इस पर, सर किसको सर्विस मिल रही है? बिजनेस एंटिटी को। रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी है ना, इसको याद करने का ट्रिक है। सुनना ध्यान से, अगर सर्विस दे रहा है सर कौन? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर किसको? बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो सर इस केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज पर बिजनेस एंटिटी एज अ रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन होता है? सिंपल भाषा में समझ लो, आउट ऑफ कोर्ट जब सेटलमेंट होता है ना, फॉर एग्जांपल अंबानी लोगों की लड़ाई हो गई, अंबानी जो है दोनों ब्रदर्स, उनकी लड़ाई हो गई, तो उनकी मम्मी ने डिसाइड कर रखा था कि अपन कोर्ट में जाके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पकड़ेंगे जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके दे देगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की अपन बात मान लेंगे। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दिया होगा किसी बिजनेस एंटिटी को, फॉर एग्जांपल जो पूरा बिजनेस एंटिटी है रिलायंस अंबानी का, जो पूरा का पूरा कंपनी, उनको अगर ये सर्विस मिला होगा तो सर रिलायंस का जो कंपनी है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। बात इतनी सिंपल सी है। सर दूसरा पढ़ना, लीगल सर्विसेज। सर कौन सी सर्विसेज? लीगल सर्विसेज। अगर लीगल सर्विसेज है तो ही, अगर कोई दूसरी सर्विसेज होती लीगल के अलावा तो आरसीएम नहीं लगता। सर लीगल सर्विस सर कौन दे रहा है? इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म्स ऑफ एडवोकेट। अगर ये तीन लोगों में से कोई भी अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है टैक्सेबल टेरिटरी में जो की है, तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ 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 बिल्कुल सर। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यही सर्विस अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को मिलती, मतलब जो बिजनेस नहीं करता है, नॉन बिजनेस एंटिटी को मिलती, तो सर उस केस में ये चीज एग्जम्प्ट होती है। सर्विस क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर ये सर्विस किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को मिलती जिसका लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जो है अप टू 20 लाख है, जिसकी वजह से उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ता, तो सर उस केस में बिजनेस एंटिटी को अपन बोलेंगे बेटा छोटे लोगो, तो तुम्हारे इसमें भी एग्जम्प्ट है। सर मैंने दो एग्जम्प्ट की एंट्री बताई कि अगर ये बिजनेस एंटिटी नहीं होती, ये नॉन बिजनेस एंटिटी होती है एज अ रेसिपिएंट, कोई इंडिविजुअल होता जो कि केवल बस ऐसे ही बोला यार एडवोकेट प्लीज मेरे को बचा ले यार, मैंने जो है ना जुर्माना मेरे को पे करना है, मेरे लिए तू अदालत में लड़ ले, तो अगर इंडिविजुअल को अगर सर्विस मिलती तो सर उस केस में क्या होती? एग्जाम्प्ट हो जाती। या फिर ऐसी बिजनेस एंटिटी को मिलती जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू थ्रेशोल्ड होता, तो सर उस केस में भी अपन बिजनेस एंटिटी को बोलते भाई तू छोटी बिजनेस एंटिटी है, तेरे लिए भी ये सर्विस एग्जाम्प्ट है। बात समझ में आ रही? लेकिन उसके अलावा जो भी बिजनेस एंटिटी है उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ता, पहली चीज। अब सर इसके अलावा जो भी केसेस बनते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर इंडिविजुअल, सीनियर या फिर फर्म्स ऑफ एडवोकेट के अलावा कोई मान लो कॉर्पोरेट कंपनी होती जो एडवोकेट्स चलाते, और एडवोकेट एज अ कॉर्पोरेट कंपनी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती, तो सर उस कॉर्पोरेट कंपनी को जो एडवोकेट चला रहे हैं उनको फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता। दूसरी चीज, अगर ये इंडिविजुअल, सीनियर, फर्म्स ऑफ एडवोकेट की जगह कोई सीए, सीएस, सीएमए सर्विस देता लीगल सर्विसेज, तो सर उस केस में भी उन सीए, सीएस, सीएमए को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता। सर अगर लीगल सर्विस नहीं होती तो सर उस केस में वापस फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता। बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? बोलो ना हाँ। अब आ जाओ तीसरी कैटेगरी पर, मतलब रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, आरपी। रजिस्टर्ड पर्सन है तो ही लगेगा अपना ये वाला क्लॉज। ठीक है सर, अब सुनना सबसे पहले पर्सोनल सिक्योरिटी सर्विस। सर नाम क्या है सर्विस का? पर्सोनल सिक्योरिटी सर्विस। सबसे पहले तो बेटा ये जो वर्ड है पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है पर्सन, कोई इंसान एज अ सिक्योरिटी सर्विस देनी चाहिए। जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो गया, मतलब कुत्ता नहीं चलेगा, है ना, कोई ऐसा स्निफर डॉग नहीं चलेगा, कोई ऐसी सीसीटीवी की कैमरा की सिक्योरिटी नहीं चलेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज नहीं चलेगी, केवल कोई इंसान सिक्योरिटी सर्विस देने आ रहा है तो ये अलग क्लॉज लगेगा। पहली बात। सर सप्लायर कौन होना चाहिए? कोई भी सप्लायर चलेगा, लेकिन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब अगर बॉडी कॉर्पोरेट होता तो भाई बात ही अलग हो जाती, फिर फॉरवर्ड चार्ज लगने लग जाता। बिल्कुल सर, तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर सर्विस किसको दी जा रही है? सर सर्विस दे रही है रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। सबसे पहले तो वही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टीडीएस एज अ टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो सर उस केस में नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा है जो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है, रेसिपिएंट कौन है? ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है, तो सर उस केस में भी ये वाली एंट्री नहीं लगेगी। मतलब इन दोनों को छोड़ के तो सीधी सी बात है, पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस किसने दी? कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। किसको दी? रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन इसमें दो को छोड़ के सर कौन सा? एक तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वाले टीडीएस डिडक्टर, और दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट ये वाली सर्विस देता तो क्या लगता? फॉरवर्ड चार्ज लग जाता। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कंटिन्यू करते हैं कि सर दूसरी वाली कैटेगरी कौन सी? रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही है सर्विस। सर अब सर्विस का नाम सुनना। सर रेंट किया हुआ है सर क्या? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ध्यान से सुनना, रेंट क्या कर रहे हैं? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब अगर कमर्शियल होती तो बात ही खत्म हो जाती। तो रेंट हो रहा है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। सर रेंट कौन कर रहा है? कोई भी चलेगा, एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन। सर किसको कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन
इस रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का यूज रेसिडेंस के लिए करे, कमर्शियल करे, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर रेंट आउट हो रही है, कौन कर रहा है, कोई भी चलेगा। किसको कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन, और उसका जो यूज होना चाहिए उस बिल्डिंग का वो कुछ भी चलेगा, रेसिडेंस यूज हो, कमर्शियल यूज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर। सर लेकिन अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंस के लिए रेंट कर रहे हो आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जम्प्ट होता है, बात समझना। रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेंट कर रहे हो रेसिडेंस के लिए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जम्प्ट होगा। इसके लिए अपना एक प्यारा सा चार्ट है, उसको अपन चार्ट को देख लेते हैं और बातें खत्म करते हैं। भैया सुनना ध्यान से। सर बिल्डिंग रेंट पे दी जा रही है, हाँ सर। क्या रेसिडेंशियल बिल्डिंग है कि कमर्शियल बिल्डिंग है, अपन चेक कर लेंगे। सर अगर कमर्शियल बिल्डिंग अगर किसी को आप रेंट करते हो, चाहे वो सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन हो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, बात क्या है सर, सीधी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेंट करते हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंस रजिस्टर्ड पर्सन को आप रेंट करते हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में उस जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन उसका कमर्शियल यूज करे या फिर रेसिडेंस यूज करे, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं आती। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंट करते हो और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन इसके रेसिडेंशियल यूज के लिए यूज करता है बिल्डिंग, तीन चीजें, रेसिडेंशियल बिल्डिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंस के लिए यूज किया तो क्या लगेगा, एग्जम्प्ट लगेगा। लेकिन ये अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मान लो कमर्शियल यूज कर ले, तो अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कमर्शियल यूज कर ले तो क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब सीधी सी बात है, अगर हमने घर किराए पर लिया है, जैसे तुम जैसे लोग जो हो अनरजिस्टर्ड, अगर तुम लोगों ने किराए पर घर लिया है और तुम उसको केवल बस रहने के लिए यूज कर रहे हो तो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर तुम लोगों ने किराए पर तो लिया है, लेकिन तुम तो मान लो कोचिंग खोल के बैठ गए अपने घर के अंदर, रेसिडेंशियल, जैसे तुमने बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स देखे होंगे जहां पर वो पढ़ाने लग जाते हैं बच्चों को उस कॉलोनी के, तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो ना। हाँ बिल्कुल सर। अब आ जाइए इस कैटेगरी पर जहां पर आपका जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट होता है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट मेन होता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं कि रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना है आरसीएम में। सर रेसिपिएंट कौन होगा? जो बेसिकली सप्लायर को पेमेंट करता है ना, जो सप्लायर को पेमेंट करता है वो होता है रेसिपिएंट। मतलब सर्विस कौन देता है? जो सप्लायर होता है। तो रेसिपिएंट को हमेशा सर्विस मिलती है, रेसिपिएंट को हमेशा सर्विस मिलती है, ध्यान रखिएगा। रेसिपिएंट को सर्विस अगर मिलती है, जैसा मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, स्पॉन्सरशिप सर्विस। मुझे बताओ, अगर मान लो बायजूस ने बीसीसीआई को बोला कि यार आईपीएल में हमको ना हमारा बायजूस का ऐसा लोगो जो है आप एकदम सेंटर पर रखिएगा, हमारा जो है आप स्पॉन्सर एज अ हमको ले लीजिए, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस किसने दिया? क्या बीसीसीआई ने बायजूस को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया, या फिर बायजूस ने स्पॉन्सरशिप सर्विस बीसीसीआई को दिया? बीसीसीआई ने बायजूस को दिया या फिर बायजूस ने बीसीसीआई को दिया? आपको बता दूं, हमेशा जो पेमेंट करता है वो होता है आपका रेसिपिएंट। मुझे बताओ, बायजूस पेमेंट करेगा कि बीसीसीआई पेमेंट करेगी? सर बायजूस पेमेंट करेगा। तो बायजूस कौन होगा? रेसिपिएंट होगा। मतलब सर्विस कौन दे रहा होगा? सर बीसीसीआई सर्विस दे रहा होगा बायजूस को स्पॉन्सरशिप करने की। बीसीसीआई, आपको लगेगा अंदर से नहीं बायजूस दे रहा था सर, नहीं 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 बेटा, बीसीसीआई सर्विस दे रहा है बायजूस को, और बायजूस क्या है? रेसिपिएंट, बिकॉज रेसिपिएंट बायजूस पेमेंट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात है, अगर मान लो बायजूस ने बोला, मान लो बायजूस कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है, और बीसीसीआई से उसको अगर सर्विस आती है स्पॉन्सरशिप की, तो स्पॉन्सरशिप अगर सर्विस देता है सर कौन? एनी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई। सर किसको? बॉडी कॉर्पोरेट बायजूस। मान लो बायजूस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, तो बायजूस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उस रेसिपिएंट को एक तो अपना स्पॉन्सरशिप का पैसा देना पड़ेगा। मान लो 1000 करोड़ रुपए उसको दिया बीसीसीआई को, उस पर जो जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी का अमाउंट बॉडी कॉर्पोरेट जो बायजूस प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसको सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये बॉडी कॉर्पोरेट के साथ अगर कोई पार्टनरशिप फर्म भी अगर कोई ऐसी सर्विस ले रही होती स्पॉन्सरशिप की, तो सर उसको भी जीएसटी पे करना पड़ता आरसीएम में। लेकिन अगर मान लो यहां पर कोई इंडिविजुअल होता, मान लो मेरी इच्छा होती मोहित पाटीदार की, यार मैं तो अपना टैक्स का प्रमोशन करवा देता हूं, आईपीएल में मजा आ जाएगा करके, अगर मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया होगा, 50 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दे दिया, तो भाई साहब उस केस में मेरे को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। बीसीसीआई जो इनवॉइस रेज करती, उसके साथ मेरे को बीसीसीआई को पेमेंट करना पड़ता 50 करोड़ का, और उस पर जो 18% जीएसटी लगता वो भी बीसीसीआई मुझसे लेती, और बीसीसीआई एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस जीएसटी का पेमेंट फॉरवर्ड चार्ज में करती। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। तो मतलब लगेगा कब? अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है सर कोई भी इंसान, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को, अगर कोई एलएलपी भी होती मान लो बायजूस, तो भी ये वाला क्लॉज लगता है आरसीएम में, बायजूस को पे करना पड़ता। ठीक है सर। 6 वाला पढ़िए, सर्विसेज इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर।
सर सर्विस किसकी है? डायरेक्टर की सर्विस है, डायरेक्टर की कैपेसिटी में। डायरेक्टर की सर्विस डायरेक्टर की कैपेसिटी में। सर कौन दे रहा है? डायरेक्टर। किसको दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनी इन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब एक डायरेक्टर ने डायरेक्टर वाली सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट की दी, तो बॉडी कॉर्पोरेट को उस डायरेक्टर वाली सर्विसेज पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर डायरेक्टर वाली सर्विस नहीं दे रहा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ने तो अपना एक घर रखा हुआ था, उसको किराए पर दे दिया कंपनी को, तो सर डायरेक्टर ने डायरेक्टर वाली सर्विस नहीं दी, उसने तो अपना घर किराए पर दे दिया, तो सर उस केस में आरसीएम नहीं पे करेगी कंपनी। डायरेक्टर को जीएसटी नंबर लेकर फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करना पड़ेगा जीएसटी और सरकार को पे करना पड़ेगा, पहली चीज। अगर मान लो डायरेक्टर एम्प्लॉय होता कंपनी का, डायरेक्टर कौन होता? एम्प्लॉय होता कंपनी का, तो सर इस केस में क्या लगता? फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं, बिकॉज बेटा ये जो सर्विस दिया ना डायरेक्टर ने, अगर वो एम्प्लॉय होता कंपनी का तो फिर तो अपना सप्लाई ही नहीं होता। याद करो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 शेड्यूल 3 पैरा 1, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर देता है तो सर इसको तो हम सप्लाई नहीं बोलते। और अगर बेटा सप्लाई ही नहीं बोलते, अगर हम सप्लाई ही नहीं बोलते तो बेटा फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम की तो बात ही नहीं उठती है। बात समझ में आ रही है क्या? अब आ जाइए सर कुछ छोटी छोटी एंट्रीज पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली एंट्रीज पर। अब सुनना ध्यान से, अगर ट्रांसफर कर रहा है, परमिट कर रहा है यूज ऑफ और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल ड्रामेटिक या फिर म्यूजिकल वर्क, मतलब अगर ओरिजिनल म्यूजिक वर्क या फिर ड्रामेटिक वर्क को आप ट्रांसफर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर है जिसका नाम है अक्षत, सिंगर है भाई अक्षत अपना, उसने एक गाना लिखा मैं बनूंगा सीए, खुद के एकदम जील जुनून से उसने बोला मैं बनूंगा सीए, मैं बनूंगा सीएस करके, ऐसा एकदम ओरिजिनल मजा आ गया, ऐसा वाला गाना लिखा। और इस हमारे भाई जिसको हम बोलेंगे म्यूजिक कंपोजर या फिर मान लो कोई फोटोग्राफ बड़ी अच्छी खींच ली या फिर आर्टिस्ट, अगर ये लोग हैं सप्लायर जिन्होंने खुद का ओरिजिनल खुद का गाना ऐसा लिखा या फिर खुद की फोटो अगर ऐसी कोई वाइल्ड लाइफ वगैरह की खींच के किसी म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर ऑफ इन टैक्सेबल टेरिटरी को दे देते हैं, फॉर एग्जांपल वो जो गाना लिखा उसने कंपोजर ने, म्यूजिक कंपोजर ने, उसने बेच दिया टी सीरीज को, तो भाई साहब इस केस में सर क्या सर्विस दिया है इस म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट ने? यूज करने की सर्विस दिया कि भाई साहब मेरा ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क आप यूज करिए सर, मजा आ जाएगा, इस गाने को खूब चलेगा यूट्यूब पर। तो भैया इस म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर जो है, उस बंदा जो है उसको रिवर्स चार्ज में उसका जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर सर्विस किसको मिली? म्यूजिक कंपनी को मिली ना, प्रोड्यूसर को मिली ना, बिकॉज उसने वो राइट्स खरीदे जो बाद में वो चलाएंगे और बेचेंगे, तो उस म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या? लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ये ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उस सीरीज ने आगे जाके और किसी को वो राइट्स बेच दिए, फॉर एग्जाम्पल जीन सिनेमा को बेच दिया, जी सिनेमा को टी सीरीज ने वो जो मैं बनूंगा सीए वो बेच दिया एज अ यूज के, भैया टी सीरीज ने बोला मैंने जितना चलाना था गाना चला लिया, अब जी सिनेमा तू चला अपने चैनल पर। तो भैया ये जो टी सीरीज ने बेचा ना किसको? जी सिनेमा को, ये ओरिजिनल वर्क नहीं था। तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे नहीं करेगा जी सिनेमा, फॉरवर्ड चार्ज में जो टी सीरीज है वही जीएसटी कलेक्ट करेगा और सरकार को जमा करवाएगा, पहली चीज। दूसरा, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क की अगर ट्रांसफर किया है, परमिट किया है, एंजॉयमेंट करने को बोला है कॉपीराइट, किसने? एक ऑथर ने। सर किसको? पब्लिशर को। फॉर एग्जांपल मैंने ओरिजिनल बुक लिखी जिसमें मैंने रीजंस बताए कि कैसे आप जीएसटी सेव कर सकते हो, कैसे आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हो, मैंने खुद ने आइडियाज लिखे उसमें, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क थी वो, लिटरेरी मतलब लिटरेचर रिगार्डिंग, ओरिजिनल लिटरेरी बुक भाई तुम्हारे भाई ने, सीएम मोहित पाटीदार ने एज अ ऑथर किसको बेची? टैक्समैन को। तो सर टैक्समैन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब टैक्समैन एक तो मेरी सर्विसेज जो मैंने उनको ट्रांसफर किया, राइट कॉपीराइट जो ट्रांसफर किया उसका पेमेंट आ जाएगा, और साथ में जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? पब्लिशर करेगा। लेकिन यहां पर एक जो है बेनिफिट दे रखा है सरकार ने कि अगर ये ऑथर भाई तुम्हारा भाई अगर बोले, सर किसको? रेसिपिएंट को, टैक्समैन को बोले कि यार तुम ना रिवर्स चार्ज में पे मत करना, मुझे फॉरवर्ड चार्ज में पे करने दो, तो मैं क्या करूंगा? टैक्समैन से भी जीएसटी कलेक्ट करूंगा और ये मेरे पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और मेरे को इनवॉइस पर लिखना पड़ेगा कि आई वांट टू अवेल द ऑप्शन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर मैंने ऐसा कोई ऑप्शन अवेल किया तो मुझे एटलीस्ट 1 साल तक उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ऐसे बार बार पलट नहीं सकता मैं। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। अब आ जाइए सर चुन्नू मुन्नू 2 एंट्रीज पर, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक इंश्योरेंस
इंश्योरेंस एजेंट सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई साहब हम तुम्हारे लिए पॉलिसी होल्डर्स को ढूंढ के लाएंगे, कस्टमर ढूंढ के लाएंगे। किसने सर्विस दिया? इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विस दिया इंश्योरेंस कंपनी को। अब आप सोच के देखिए, जीएसटी सरकार के लिए कलेक्ट करना किससे इजी होगा? इंश्योरेंस एजेंट से कि इंश्योरेंस कंपनी से? सर सीधी सी बात है, इंश्योरेंस एजेंट तो बहुत सारे होते हैं, हजारों होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंश्योरेंस कंपनी। तो बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को तो इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम में जीएसटी पे करेगी सरकार को। दूसरा, सर आपने सुना होगा लोन लेने के बाद बैंक लोग ना रिकवरी एजेंट, वो जो होते हैं ना बीड़ू लोग, है ना, वो जो रिकवरी एजेंट होते हैं, वो जाते हैं और कॉलर पकड़ते हैं जिसने बोरोवर का, जिसने लोन नहीं दिया। तो रिकवरी एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? सर रिकवरी एजेंट बैंक्स को सर्विस दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है, एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है कि भाई साहब हम तुम्हारा लोन रिकवर करके लाएंगे। तो रिकवरी एजेंट अगर सर्विस देता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को, तो एज अ रेसिपिएंट बैंक, एफआई, एनबीएफसी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या होता है ना, आरबीआई एक कमेटी बनाती है जिसको हम बोलते हैं ओवरसीइंग कमेटी। तो बेसिकली अगर मेंबर्स जो ओवरसीइंग कमेटी सर्विस देते हैं, सर किसको? आरबीआई को। कौन दे रहा है सर्विस? मेंबर्स किसके? ओवरसीइंग कमेटी के सर्विस देता है आरबीआई को, तो आरबीआई को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। आप ऐसे रोना मत, आरबीआई तो गवर्नमेंट ही है बेटा, तो गवर्नमेंट भी अगर सर्विस जो है ले रही है, दे रही है, तो उसको भी जीएसटी में आता है। ठीक है, पहली चीज। अब तीन बहुत सेम टू सेम चीजें हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। सर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होता है? बेसिकली बैंक्स लोग जो है ना अपने जैसे लोगों को सीए बनने के बाद पकड़ती है और बोलती है यार डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बन जाना, हमारे लिए जो है ना कस्टमर लेकर आना। तो बेसिकली अगर बैंक ने डीएसए अपॉइंट किया है, इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस किसको देगा? बैंक को देगा। तो बैंक बदले में कमीशन देगी, लोन का थोड़ा सा परसेंटेज अपने को दे देगी। तो बेसिकली इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर सर्विस देता है बैंक को या फिर एनबीएफसी को, बैंक को या फिर एनबीएफसी को, तो सर इस केस में बैंक या फिर एनबीएफसी को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर सर्विस देता है तो। सर ध्यान से सुनना, पहले वाला केस जब मैं रिकवरी एजेंट पढ़ा रहा था तो आपको इस केस में ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। तो सर इस केस में अगर मान लो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा होगा तो सर इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। मैंने आपको बोल रखा है, एग्जाम्प्ट होगा तो अलग से बोलूंगा, इस केस में क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। दूसरी बात, अगर मान लो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल नहीं होता, अगर मान लो कोई बॉडी कॉर्पोरेट डीएसए बन जाता, किसी बड़ी कंपनी ने जो प्राइवेट लिमिटेड है उसने डीएसए का कोड ले लिया है बैंक से, तो भैया अगर बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस दे रहा होगा बैंक को तो सर उस केस में तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उस बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी कलेक्ट करके बैंकिंग कंपनी से सरकार को पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। अब सर एक ये वाला समझा देता हूं पहले, सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस फ्रॉम लेंडर। अब मेरी बात सुनना, बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास सिक्योरिटी पड़ी हुई है ना तो आप किसी को वो उधार पर दे सकते हो सिक्योरिटी, कि भैया ले ये तेरी सिक्योरिटी, थोड़े दिन तक तू ब्याज कमा ले या फिर थोड़े दिन तक तू ट्रेडिंग कर ले। तो अगर कोई सिक्योरिटी लेंडिंग की सर्विस देता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस के शेयर्स पड़े हुए हैं और एक कोई रमन करके बंदा आता है, रमन बोलता है भैया भैया आप ना मुझे रिलायंस के शेयर आप उधार पे दे दो, मैं थोड़े टाइम तक उस पर इंटरेस्ट या फिर कुछ कमाना चाहता हूं, उसको ट्रेडिंग करना चाहता हूं। तो एज अ सप्लायर अगर मैंने सर्विस दिया सर किसको? जो बोरोवर है सिक्योरिटीज का, तो उस बोरोवर को एक तो मुझे पेमेंट करेगा, रेंट पे करेगा, मेरी सिक्योरिटीज मैंने उसको लेंट आउट करी तो जो रेंट तो मेरे को पे करेगा एज अ सप्लायर को, लेकिन एज अ रेसिपिएंट जिसने बोरोवर है वो सिक्योरिटीज का, उस बोरोवर को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात थी। अब एक बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। सुनो बेटा, जो बैंकिंग कंपनी होती है ना, इसमें केवल बैंकिंग कंपनी कवर्ड है, ठीक है? तो एक जो बैंकिंग कंपनी होती है ना, अपना बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए वो कुछ लोगों को अपॉइंट करती है। एक तो इंडिविजुअल डीएसए अपॉइंट किया था, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा दो लोग होते हैं, एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, एक होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इसका सिंपल वे में मतलब जान लो, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट कर रही है ना बैंक, इसलिए करती है ताकि यार जो रिटेल मार्केट है, जैसे आपके जैसे लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उन लोगों को वो पकड़ के ला पाए और बैंक में खाता खुलवा पाए, उनको लोन दिलवा पाए। सर कौन? एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर। तो बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस किसको देता है? सर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है। लेकिन ध्यान रखना, बिजनेस फैसिलिटेटर रिटेल मार्केट में काम करता है। रिटेल मार्केट मतलब जो ऐसे छोटे मोटे लोगों को पकड़ के लेकर जाता है और बैंकिंग कंपनी से उनकी मुलाकात करवाता है ताकि बैंक का बिजनेस बढ़े। दूसरे होते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट। सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट फील आ रही है? करस्पॉन्डेंट यार बड़े आदमी है। हाँ, तो करस्पॉन्डेंट, सी फॉर करस्पॉन्डेंट, सी फॉर कॉर्पोरेट मार्केट। तो जो करस्पॉन्डेंट होते हैं वो भी हेल्प करते हैं बैंकिंग कंपनी की, लेकिन ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं ये रिटेल मार्केट में काम ना करते हुए कॉर्पोरेट मार्केट में काम करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज को पकड़ कर लाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है लोन दिलवाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी किसको सर्विस देते हैं? बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा सर,
बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी बैंकिंग सर्विस को बैंक्स को सर्विस देते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर भी बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं। लेकिन मेरे को बताओ छोटे लोग कौन हुए? सर छोटे लोग बिजनेस फैसिलिटेटर हुए, बिजनेस करस्पॉन्डेंट तो बड़े लोग हैं करके। तो सरकार बोलती है यार तुम बिजनेस फैसिलिटेटर छोटे आदमी हो ना तो तुम भाग सकते हो, बिजनेस फैसिलिटेटर तुम छोटे आदमी हो ना तो तुम भाग सकते हो। इसीलिए बैंकिंग कंपनी को बोला कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को तो बैंकिंग कंपनी को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्या बोला? बिजनेस फैसिलिटेटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटे लोग हैं, तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विस देते हैं बैंकिंग कंपनी को तो बैंकिंग कंपनी को इनकी सर्विस पर जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं बिजनेस करस्पॉन्डेंट तो बड़ा आदमी होता है, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट बड़ा आदमी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग कंपनी को तो भैया बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉरवर्ड चार्ज में ही जीएसटी पे करेंगे। मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी से जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे, अपनी वैल्यू ऑफ सर्विसेज भी कलेक्ट करेंगे और बिजनेस करस्पॉन्डेंट जाके जीएसटी पे करके आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। लेकिन मैं आपको बताऊं बिजनेस करस्पॉन्डेंट बड़े आदमी होते हैं, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट हो सकता है अपने अंडर भी एजेंट अपॉइंट कर ले। हाँ सर, तो बेसिकली एजेंट भी बन सकते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट। हाँ, तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो कि बड़े आदमी होते हैं अपने अंदर एजेंट रख लेते हैं। और मैं आपको बताऊं एजेंट तो छोटा आदमी होता है ना, तो अगर मान लो एजेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, जैसे अपने केस में अपन ने देखा था इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा था इंश्योरेंस कंपनी को, तो वैसे ही अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस किसको देता है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। तो सर इस केस में इस पर तो आरसीएम लगेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये जो सर्विस आई है इस पर आरसीएम में जीएसटी पे करेगी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सीधी सी बात है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा बिकॉज बड़ा आदमी होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। और लेकिन अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देते हैं तो भैया एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट छोटे आदमी होते हैं लेकिन बिजनेस करस्पॉन्डेंट तो बड़ा आदमी था ना, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट आरसीएम में पे करेगा। बात समझ में आती है आपको? बोलो ना हाँ। अब एक छोटी सी एंट्री है, एग्जाम में शायद आपसे नहीं पूछी जाएगी, फिर भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर कोई भी सर्विस लिया, इंपोर्ट वाली सर्विस अगर अपन लेते हैं ना, इंपोर्ट वाली सर्विस मतलब जो सप्लायर है सर्विस का वो अपनी टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, मतलब इंडिया के बाहर है। तो अगर मान लो बाहर का व्यक्ति इंपोर्ट ऑफ सर्विस अपने को देता है, मैं आपको पढ़ाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस अपने सप्लाई वाले चैप्टर में, तो जब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई होगी, सुनो सप्लाई होना जरूरी है तभी तो टैक्स पे आएगा। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई हो गई, चाहे वो सेक्शन 7(1)(b) के अकॉर्डिंग हो या फिर वो शेड्यूल 1 पैरा 4 के अकॉर्डिंग हो, अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो सर इस केस में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। अगर बाहर का व्यक्ति है उसको बोलेंगे भैया जीएसटी नंबर ले, वो तो भग जाएगा, लोबो डोबो है ना, वो तो पगला बना देगा डोनाल्ड ट्रंप। तो भैया जो बाहर का व्यक्ति सप्लायर है उसको हम लाइबिलिटी नहीं डालते हैं, अगर रेसिपिएंट हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवाई है तो हम जीएसटी में पे करते हैं। पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन एनटीओआर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ये एनटीओआर आपके सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा दिमाग पर लोड मत दे, बस इतनी सिंपल सी बात है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी तो जो रेसिपिएंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन एनटीओआर अगर रेसिपिएंट होता तो उसको नहीं होता, ये अदर देन लिखा हुआ ना, तो एनटीओआर पर अगर रेसिपिएंट होता तो फिर और कुछ होता, वो लोड मत लो तुम लोग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री तुम्हारे सामने आ रही है बेटा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। शायद आप इससे घबराते होंगे लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सबसे पहली बात तो सुनो रेंटिंग मतलब क्या होता है। रेंटिंग मतलब होता है जब आप ऐसी कोई गाड़ी भाड़े पर लेते हो जिस पर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। जैसे मैंने एक जूम कार रेंट पर लिया, तो अब जूम कार वाले ड्राइवर को बोल सकता हूँ मेरे को इधर ले जाए उधर ले जाए यहाँ पर रुक करके। लेकिन जैसे अगर मैं ऑटो में बैठता हूं तो उसको मैं रेंटिंग नहीं बोलता हूँ, बिकॉज ऑटो वाले का तो क्या है ना, एक डिजायर्ड रूट होता है, ऑटो वालों को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूं मैं। ऑटो वालों को नहीं बोल सकता चल मेरे को गोवा लेकर चल, ऑटो वाला बोलेगा नहीं मैं तो को लोकल मार्केट में ही घुमा सकता हूं। समझ में आ रही बात है? तो रेंटिंग मतलब होती है जब पूरी पूरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लोकल बस लिया, तो बेटा वो लोकल बस वाले जो सर्विस लिया वो इस कप में कवर्ड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है सर, दूसरा वाली बात, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में जो सप्लायर होता है उसके पास दो ऑप्शन होता है। जैसे जीएटीए के केस में था, यहां पर भी दो ऑप्शन है। यहां पर क्या बोलता है, सप्लायर बोल सकता है मैं 5% जीएसटी पे करूंगा, या फिर सप्लायर बोल सकता है मैं 12% जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा। क्या बोला सर, 5% में सॉरी सप्लायर 5% वाला भी ऑप्शन ले सकता है और 12% वाला भी ऑप्शन ले सकता है। अगर वो 12% वाला ऑप्शन ले रहा होगा तो भैया इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और सप्लायर एज अ फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा। बात समझ में आ रही क्या? लेकिन सर दूसरे केस में अगर सप्लायर बोल रहा है 5% वाला ऑप्शन मेरे को सिलेक्ट करना है, तो सर 5% वाले केस में आरसीएम ही लगेगा। 5% वाले केस में आरसीएम ही लगेगा। 12% वाले केस में सप्लायर बोल सकता है फॉरवर्ड चार्ज में पे करना, लेकिन अगर 5% इसने ऑप्ट कर लिया तो सर आरसीएम ही लगेगा। और आरसीएम के केस में सर ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी कि अगर रेंटिंग किस चीज की है, मोटर व्हीकल की, जो कि पैसेंजर कैरी करेगी, सामान कैरी नहीं कर रही होगी, है ना। कोई रिक्शा गाड़ी आप रेंट पर लोगे तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा,
वो चेक करना पड़ेगा जीटीए वाला अगर प्रोविजन एक्टिवेट हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लिया जो पैसेंजर कैरी करेगी, जो लोगों को कैरी करेगी, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो हमने रेंट पर लिया क्या उस इनवॉइस में जो सप्लायर अपने को बना के दे रहा है, तो क्या उस इनवॉइस में फ्यूल की कॉस्ट भी ऐड करके दे रहा है क्या। मतलब हमने ऐसी कोई मोटर व्हीकल रेंट पर ली जहां पर सप्लायर उस इनवॉइस में फ्यूल की कॉस्ट भी अगर ऐड करके दे रहा है तो अपन को चेक करना है। तो अगर ये फ्यूल की कॉस्ट अगर ऐड हो रही होगी तो अपन आगे बात करेंगे। सप्लायर कौन है? ऐसा बंदा जो फ्यूल की कॉस्ट ऐड करके दे रहा है और बोल रहा है कि मैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर वाली सर्विस दे रहा हूं। रेंट किसका है? मोटर व्हीकल का। तो आप चेक करना है सप्लायर कौन है। क्या पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है? और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लो रामू काका ऑटो चला रहे हैं और सर्विस किसको दे रहे हैं? सर किसी बड़ी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर सर्विस दे रहे हैं तो सर इस केस में हम बोलेंगे अगर ये दोनों यस यस आ जाए तो इसमें क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। अगर इसमें आरसीएम लगेगा, अगर एक भी कंडीशन बेटा बदली ना तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सर जैसे अगर मान लो सप्लायर अपने बिल में फ्यूल कॉस्ट ऐड नहीं करता तो क्या लगता? फॉरवर्ड चार्ज। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हो जाती सप्लायर, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बस हो जाती, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म की बस हो जाती, या फिर कोई अलग एलएलपी की बस हो जाती, तो सर उस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज लगता। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? सप्लायर कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आई एम सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। मैंने आपको बोला कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा सप्लायर होता ना, अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा सप्लायर होता ना तो इस कंडीशन में आता। अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता तो सर फॉरवर्ड चार्ज आता। ठीक है, मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती तो भी, पार्टनरशिप फॉर्म होती ना तो भी अपन इस कंडीशन में मीट करते, लेकिन अगर कंपनी होती है तो फिर सीधा सीधा प्राइवेट जो है सीधा सीधा क्या लग जाता? अपना फॉरवर्ड चार्ज लग जाता है। और अगर रेसिपिएंट कौन होनी चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। रेसिपिएंट कौन होनी चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई रेसिपिएंट हुआ तो सीधी सी बात है फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। सर मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूं, सर सप्लायर रेसिपिएंट अगर ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर क्या लगेगा? सर यहां पर लगेगा आरसीएम। लेकिन अगर मान लो ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गया और ये भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर मान लो ये हो गया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और ये भी हो गया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो सर क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। बात समझ में आ रही है क्या आपको? बोलो रे बोलो, हाँ या ना। मतलब केवल इस केस में अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर किसको सर्विस दे रहा? बॉडी कॉर्पोरेट को, तो आरसीएम लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो हाँ या ना। अच्छा यहां पर अगर ऐसा होता कि अगर मान लो ये दे रहा होता सर किसको? बॉडी कॉर्पोरेट दे रही होती अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को, तो सर क्या होता? सर इस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज लगता। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, लेकिन इस केस में भी ध्यान रखना, लेकिन अगर इस केस में भी अगर आ रहा है, लेकिन अगर मान लो सप्लायर ऐसा है जो फ्यूल कॉस्ट ऐड करके नहीं दे रहा अपनी इनवॉइस में, तो भाई सीधी सी बात है इस केस में भी आरसीएम नहीं लगता, फॉरवर्ड चार्ज लगता। ठीक है, या फिर इस केस में भी अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि जिसमें सप्लायर बोल रहा नहीं मैं तो फॉरवर्ड चार्ज में 12% ऑप्ट करना चाहता हूँ, जो फॉरवर्ड चार्ज में 12% ऑप्ट करना चाहता हूँ, भाई सामने से बोल रहा है सप्लायर तो भैया ठीक है फॉरवर्ड चार्ज करने देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा एक चीज और समझ लो, लेकिन अगर मान लो वो जो मोटर व्हीकल अगर हम रेंट करते हैं अगर वो गुड्स के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए होती है तो मैंने आपको बोल रखा भैया वापस अपने को जीटीए वाला प्रोविजन देखना है और फिर जीटीए वाला जो प्रोविजन बोलेगा उसके हिसाब से आप मान लेना। अब मैं आपको आरसीएम के सबसे लास्ट वाली एंट्री समझाने वाला हूं, हो सकता है आपको इसको एक दो बार देखना पड़े तो देख लीजिएगा ना, थोड़ा शांति से समझिएगा। सुनना मेरी बात, सप्लाई कौन कर रहा है सर्विस? गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी कर रही है। सप्लायर कौन है सर्विस का? लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर कोई होता तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज वाली बात आ जाती। ठीक है सर, सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी। अब सुनना ध्यान से, अगर गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी सर सप्लाई कर रही है सर कौन सी सर्विस? पार्ट 2 और पार्ट 3 को छोड़ के, मतलब ये वाली सर्विस सप्लाई नहीं कर रही, ये वाली भी सर्विस सप्लाई नहीं कर रही, सर कौन सी सर्विस सप्लाई कर रही है? वो सारी सर्विस ब्रह्मांड की, सारी सर्विस ब्रह्मांड के सप्लाई कर रही है, लेकिन ये दूसरे वाले और तीसरे वाले को छोड़ के। तो और अगर ये सर्विस सर सप्लाई किसको हो रही है? बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी को हो रही है। अगर ये वाली सर्विस और ये वाली सर्विस छोड़कर अगर सर्विस सप्लाई हो रही है बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो अपने को सर ये चेक करना पड़ेगा कि क्या बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या थ्रेशोल्ड तक का था, या फिर इनवॉइस जो रेस करी होगी गवर्नमेंट ने उस बिजनेस एंटिटी पर क्या वो 5000 तक की है। तो अगर ये दोनों कंडीशन में अगर बिजनेस एंटिटी आती है तो भाई सर्विस ही एग्जम्प्ट है।
लेकिन अगर ये दोनों चीजों में नहीं आती है वो बिजनेस एंटिटी, तो सर इस पर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। क्या लग जाएगा बेटा, आरसीएम लगेगा। मतलब सर सीधी सी बात है, सर्विस अगर ये वाली और ये वाली छोड़कर अगर बिजनेस एंटिटी को मिलती है, और ये बिजनेस एंटिटी कौन सी है, बड़ी बिजनेस एंटिटी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा था, या फिर जो इनवॉइस रेज हो रही है बिजनेस एंटिटी को 5000 से ज्यादा है, सर बड़ी वाली है, तो आरसीएम लगेगा। मतलब उस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ेगा, सरकार फॉरवर्ड चार्ज में पे करने वाली ना ही है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। लेकिन अगर मान लो पार्ट 1 वाली सर्विस आ रही है, मतलब ये पार्ट 2, मतलब ये वाली जो पार्ट 2 में लिखी हुई है, जो कि एक्सेप्शन है पार्ट 1 का, तो क्या होता, अगर मान लो सर्विस सर कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर इंडियन रेलवेज की। सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब वो जो स्पीड पोस्ट वगैरह होते हैं ना, जो अपन कुरियर वगैरह करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू, है ना, पोस्ट ऑफिस जिसको हम बोलते हैं। या फिर इंडियन रेलवेज की सर्विस है ना, जो इंडियन रेलवेज मतलब जो अपन इधर उधर घूमने जाते हैं और जो बुक करवाते हैं टिकट, अगर वो सर्विस दे रही है गवर्नमेंट अपने को, ठीक है। दूसरा, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या फिर एयरक्राफ्ट विद इन और आउटसाइड पोर्ट और एयरपोर्ट। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे कस्टम्स पोर्ट होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, अगर वहां पर सर्विस दे रही है सर कौन, गवर्नमेंट। या फिर तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, बहुत सारी लोकल बसेस होती हैं जो कि गवर्नमेंट रन करती है, तो अगर ये 3 सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रही होगी, अगर ये 3 सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रही होगी, तो सर इन तीनों सर्विसेज में हमेशा क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। भले ये 3 सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को मिल रही हो या फिर जो है नॉर्मल पब्लिक को मिल रही हो। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन अब इसके एक्सेप्शन, जो कि वैसे मैं आपको एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी इसके साथ खत्म कर लो। लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट की अगर ये वाली होती है ना, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, तो सर ये वाली एग्जाम्प्टी होती है। ये आप एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में वैसे पढ़ोगे। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट तभी एग्जाम्प्ट होगा जब उसका वेट जो है 10 ग्राम तक है, मतलब 10 ग्राम से नीचे है, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अब इसका लोड मतलब एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में देखो सर, इन 3 सर्विस के अलावा एक और सर्विस हो सकती है जो कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती हो। सर कौन, गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की जमीनें हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हो सकता है वो रेंट पर देती हो किसी को, हाँ, और उससे क्या कमाती होगी, रेंट कमाती होगी। तो सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट है। सर्विस किस चीज के, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पर दे रही है। तो अब अपने को ये देखना है ये भाड़े पर किसने दी, इंडियन रेलवेज ने दी। इंडियन रेलवेज मतलब गवर्नमेंट ही हो गया एक तरीके से। तो अगर इंडियन रेलवेज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को भी दे रहा होगा, क्या बोला मैंने, अगर इंडियन रेलवेज जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, अगर ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस किसी को भी दे रहा होगा, किसी को भी मतलब बिजनेस एंटिटी को या फिर पब्लिक को, रजिस्टर्ड को, किसी को भी दे रहा होगा, तो इसमें क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। मतलब रेलवेज जीएसटी कलेक्ट करेगी और फिर सरकार को जमा करेगी। तो सरकार को जमा करेगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। लेकिन अगर इस इंडियन रेलवेज के अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन होती गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, तो इंडियन रेलवेज के अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती और कोई सी ऑर्गेनाइजेशन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस सप्लाई कर रही होती, तो सर इस केस में आरसीएम लगता। क्या लगता? आरसीएम लगता। बात समझ में आ रही है? तो सर आरसीएम कब लग रहा है पता? केवल 2 कैटेगरी में। एक तो ये बिजनेस एंटिटी इन दोनों सर्विसेज को छोड़कर बड़ी बिजनेस एंटिटी होती तो आरसीएम लगता, और दूसरा अगर अदर देन इंडियन रेलवेज जो कि गवर्नमेंट है, अदर देन इंडियन रेलवेज अगर सप्लाई कर रही है सर किसकी सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सर किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या लगता? आरसीएम लगता। क्या लगता? आरसीएम लगता। लेकिन खास बात यह है कि अगर मान लो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अदर देन इंडियन रेलवेज सर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि बिजनेस एंटिटी है, किसी बिजनेस एंटिटी को दी जाती, तो सर इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगता। क्या लगता? फॉरवर्ड चार्ज लगता। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो फिर एग्जाम्प्ट होती है। नॉन बिजनेस एंटिटी का आप लोड मत लो, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। देखो बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने से ज्यादा इसमें ऐसा रहता है कि रटने वाला पार्ट आता है, तो प्लीज इसको आप अच्छे से रटिएगा। जो नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पर डाल के दे दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसमें एक सीक्वेंस फॉलो किया सर। सबसे पहले तो जीटीए को अपन ने अलग से ले लिया था, जीटीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग से ले लिया था। इसके बाद अगर आप नोट्स में गो थ्रू करोगे तो मैंने जो नोट्स में चीजें बताई उसी मैनर में आप याद करिएगा। जैसे सेकंड वाली कैटेगरी में मैंने रजिस्टर्ड पर्सन ले रखा है, तो मतलब जब भी आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो तो ये वाली कैटेगरी अलॉट होती है सर। फिर तीसरी वाली कैटेगरी में अपन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की बात करते हैं, तो जो मोटर व्हीकल अपन बॉडी कॉर्पोरेट को दे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं सॉरी बॉडी कॉर्पोरेट को देते हैं, तो 3 कैटेगरी आती है कि बॉडी कॉर्पोरेट को दिया यहाँ पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दिया, डायरेक्टर की सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दिया। तो अपन आप ऐसे याद करिएगा इसको। फिर बिजनेस एंटिटी में मैंने दोनों चीजें ली थी आपकी, लीगल सर्विस और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो वो उसी तरीके से याद करिए सर। इसके बाद अपन ने जो चीजें लिया था
इसके बाद ये गवर्नमेंट का जो है अलग से ही ले लिया था पूरा, और इसके बाद यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज है ऐसा करके पूरा चैप्टर बहुत छोटा लगेगा आपको। अगर आप खुद करने बैठोगे ना तो हार्डली मेरे को लगता है आप 10 मिनट बैठोगे खत्म हो जाएगा चैप्टर, अगर आपको चीजें याद हो तो। जैसे मैंने चीजें करवाई ना गुदागादी वाली जो चीजें हैं वैसे आप करोगे तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करने की ट्राई करना, बिकॉज एग्जाम में बेटा क्या आने हैं, क्वेश्चंस आने हैं। और रिवीजन वीडियोस मैराथन उतनी ही देखनी चाहिए जितनी जरूरत हो, ठीक है, खुद याद करोगे तो ही बात बनेगी।